Everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 6 to 8 सीटर पेपर 2 SST की NCERTs पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 6th और 8th क्लास की आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। 7th क्लास की हिस्ट्री के 3 चैप्टर हो चुके हैं, रिमेनिंग 7 चैप्टर हैं जो अपकमिंग 7 डेज में पूरे हो जाएंगे। इसके पैरेलली हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गई, जिसका पहला चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में सब आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आज ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है, और इसके साथ ही हम पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सीरीज देखते हो तो आई एश्योर कि आपके 50 प्लस नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। बाकी रही बात पेडागोजी, तो आप अगर टीचर हो, ठीक है, तो पेडागोजी आप आराम से टैकल कर लोगे, बट एनसीईआरटी के फैक्ट्स जब तक पढ़े नहीं होंगे नहीं बता पाते हैं हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला ये दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। इसमें ग्लोब के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है, जिसे हम कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें फैक्ट्स दे रखे हैं और क्वेश्चंस एज इट इज बता रखे हैं। अपनी लैंग्वेज में भी बताऊंगी और जहाँ फैक्ट्स होगा वो फैक्ट्स भी बताऊंगी। देखिए, पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी हमें पता है कि गोलाकार नहीं है। उत्तर उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों पे, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ध्रुवों पे ये क्या है, चपटी हुई है, ठीक है। और अगर हम मध्य की बात करें पृथ्वी की, तो मध्य में जो पृथ्वी है वो उभरी हुई है, ठीक है। ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि आप ये सोचिए कि ये कैसी दिखती है, ठीक है। आप इमेजिन करके देखिए, ये बच्चों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और इसके बारे में उनसे बोला जा रहा है कि इसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में ग्लोब को देखें। तो देखिए, टीचर ने एक ग्लोब लगा रखा है, तो वो पूछ रही है कि आप, या ग्लोब दिखा के बच्चों से पूछा जा रहा है कि आप इसकी जानकारी पृथ्वी की ग्लोब से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ग्लोब को हम बोल सकते हैं, ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक फोटोकॉपी है, कि जैसी पृथ्वी दिखती है उसी का एक अनुमान, उसी उसी को हम ग्लोब पे दिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं पृथ्वी के बारे में ग्लोब पे। ओके, या फिर हम लघु रूप बोल सकते हैं या वास्तविक प्रतिरूप बोल सकते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि ग्लोब जो है वो हमारे विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। जैसे कि बड़े ग्लोब भी होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, क्योंकि बड़ी होगी चीज़ तो कैरी करने में प्रॉब्लम होगी, हम नहीं ले जा सकते हैं। कुछ पॉकेट में रखने वाले ग्लोब होते हैं, जैसे छोटे ग्लोब या गुब्बारे वाले ग्लोब जिन्हें बोलते हैं, जिनमें हवा भरी होती है, और आसानी से वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आराम से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है। अब स्थिर नहीं होते, इसका क्या मतलब है? ग्लोब देखिए स्थिर नहीं होते हैं, तभी तो वो ग्लोब है, ठीक है ना। स्थिर इसलिए नहीं होते हैं, तो इसमें आप जैसे कुम्हार के पहिए को या फिर लट्टू को घुमा लेते हैं, वैसे ही आप ग्लोब को घुमा सकते हैं। ओके, वैसे ही आप ग्लोब को इधर उधर ऐसे करके घुमाया जा सकता है। ये लगा है ना, इसी के थ्रू आप ऐसे ऐसे करके ग्लोब को घुमा देते हैं और बच्चों को पूरी फिगर दिखा सकते हैं। अभी देखिए, इतनी फिगर ही दिख रही है, अब जब ग्लोब को घुमा देंगे तो पीछे की फिगर भी दिख जाएगी। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि देखिए, अब ये है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है। मतलब पृथ्वी के समान किसी गोले पर बिंदु को बताना या वर्णन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये प्रश्न उठता इसलिए है कि किसी स्थान की स्थिति कैसी बताई जा सकती है। हम कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यक जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ अक्ष की डेफिनेशन दी रखी है कि अक्ष क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो एक ग्लोब को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में दिखाई पड़ती है। अब देखिए, ये सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में दिखाई देती है, और ये आपकी जो सुई है ना, ये दोनों, इन्हीं को हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में होते हैं। क्या? ये सुई जिसे हम अक्ष बोलते हैं, अक्ष इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो
अक्ष हमने डिस्कस कर लिया, और ये दोनों बिंदु जिनसे होकर गुजरती है उन्हें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल बोलते हैं। सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। तो वही इसमें ग्लोब में भी ऐसे ही होता है, सुई की सहायता से ये पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है, ग्लोब को घुमा घुमा के दिखाया जाता है या बच्चों को बताया जाता है, ठीक है। बट इसमें याद रखना है हमें, मतलब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी और ग्लोब में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि वास्तविक में जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें ये सुई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सुई जैसा कुछ नहीं होता। ये काल्पनिक रेखा है या काल्पनिक बिंदु है जिसे हमने अक्ष बना लिया है समझाने के लिए, बताने के लिए, प्रतिरूप के लिए, मॉडल के लिए यूज़ किया है। बट पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं होती, वो अपने आप अपने अक्ष पे ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, की बात करें तो एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर बांटों में बांटती है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है विषुवत रेखा की। तो देखिए विषुवत रेखा ये होती है, विषुवत रेखा भी आपकी समझाने के लिए विषुवत रेखा भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया है, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती जाएगी। जितना ही यहाँ पे ऊपर होगा उतना ही यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ग्लोब में दिख रहा होगा, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री। अब यहाँ से ऊपर जितना जाएंगे उतनी ही नीचे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल की वजह से ये छोटा बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने, अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे ये लिखा क्यों नहीं है। तो देखिए ऊपर 20 डिग्री उत्तर है, ऊपर नीचे 20 डिग्री दक्षिण है, ठीक है। ऐसे 40 डिग्री उत्तर, यहाँ पे भी दक्षिण होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री उत्तर है तो 60 डिग्री नीचे दक्षिण होगा। ऐसे ही सब कुछ जैसा ऊपर है वैसे नीचे होगा। बीच की जो मिडिल पॉइंट होगी उसे हम विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री या इक्वेटर बोलते हैं, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो हमने विषुवत रेखा की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। अब देखिए आपके इसमें क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ से ये हमने समझा दिया है। अब ये देखिए अक्षांश या समांतर रेखाओं की परिभाषा दी है। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं या फिर समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है और एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। जो समांतर वृत्त होते हैं, है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश या समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं या अक्षांश, इन्हीं को बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त जो है, ये जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, है ना, ये क्या है, शून्य अंश मतलब 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारा उत्तरी आ जाएगा और नीचे जाएंगे तो नीचे दक्षिण की ओर आ जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसमें यह दिया हुआ है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, ओके। इसका माप हम इससे ऐसे लगा सकते हैं कि ये 360 डिग्री का अंश बनाते हैं, ओके। 180 इधर से 180 इधर से, तो दोनों मिलके 360, ठीक है। यानी कि 1/4 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश पे 90 डिग्री और उत्तरी अक्षांश पे 90 डिग्री और दक्षिणी पे भी 90 डिग्री का ये अक्षांश बनाते हैं, ओके। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव में बनाते हैं और ऐसे ही उत्तरी अक्षांश में 90 डिग्री मतलब ऊपर की ओर और 90 डिग्री नीचे की ओर बनाते हैं। ये हमने पढ़ लिया, ओके, यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, देखिए पीछे का मॉडल ग्लोब है ना, तो पीछे का मॉडल बच्चों को टर्न करके ही समझाया जा सकता है क्योंकि 3D तो है नहीं, ओके। तो इस वजह से ना, अब अगर हम बात करते हैं कुछ इस
इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसी का पूरा इन्होंने यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज तक पूरा एक्सप्लेन किया। तो देखिए, ये हमने अभी डिस्कस किया, जो ये हमारी 0 डिग्री ये विषुवत रेखा इक्वेटर है, इसके यहाँ पे जो ये एरिया होता है उष्ण कटिबंध का एरिया, तो देखिए यहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये क्षेत्र जो होता है उष्ण कटिबंध का ये हमेशा गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये है कि ये जो हमने विषुवत रेखा डिस्कस कर लिया, उष्ण कटिबंध वाला एरिया डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बाद ये जो ये वाला एरिया है, इसमें क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ऐसे ही यहाँ पे ये मकर रेखा है, मकर रेखा में दक्षिणी होगा, क्योंकि ऊपर होगा तो ये उत्तर हो जाएगा, नीचे होगा तो ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, गर्मी और सर्दी दोनों ही पड़ती है, ऐसे ही उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में भी गर्मी और सर्दी दोनों होता है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि उसके बाद हमारा ये दक्षिण ध्रुव व्रत होता है, दक्षिण शीत कटिबंध होता है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे उत्तर ध्रुव व्रत होता है, उत्तर शीत कटिबंध होता है। अब इस पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको विषुवत रेखा कितने डिग्री पे होती है ये पता होना चाहिए, 0 डिग्री पे होता है। उसके बाद कर्क रेखा को आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा कहाँ होता है, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। ओके, और मकर रेखा आपको पता होना चाहिए 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। ऐसे एज इट इज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए उत्तर ध्रुव व्रत आपका 66 डिग्री उत्तर की ओर होता है। ऐसे ही दक्षिण की बात करें तो 66 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। और जो उत्तरी ध्रुव होता है इसको हम अगर बात करें तो ये 90 डिग्री, ऐसे दक्षिणी ध्रुव ये 90 डिग्री। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कुछ, कि देखिए अगर मान लीजिए हम ये उत्तर और दक्षिण नहीं लिखते, अब मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे 6 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो 6 क्लास का बच्चा पूछेगा कि अगर मान लिए सिर्फ हमने बता दिया 23.5 डिग्री, तो अभी अगर हम दिशा नहीं लिखेंगे तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये उत्तर की ओर है कि दक्षिण की ओर है, कहाँ है साइज 23.5 डिग्री। तो वही इस मैप इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील दोनों ही, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों ही एक ही अक्षांश पे हैं, 20 डिग्री अंश पे दोनों ही हैं। लेकिन अगर हम मेंशन नहीं करेंगे कि कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है तो डिफिकल्ट हो जाएगा कि कहाँ पे ये है। ठीक है, इसलिए चंद्रपुर विषुवत 20 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, ये 20 डिग्री उत्तर में हो जाएगा चंद्रपुर विषुवत, और ये जो हॉरिजॉन्टल विषुवत व्रत है ये 20 डिग्री दक्षिण की ओर है, इसीलिए उत्तर दक्षिण बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 20 डिग्री, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया है वही इसमें बताया गया विषुवत व्रत वगैरह। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, वो पूरा वही बताएगा जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात ही इस पेज में भी वही बताया है जो हमने डिस्कस किया, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में दोपहर में सीधे सर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है। आप ऊष्मा से याद रखिए, ऊष्मा मतलब उष्ण, ऊष्मा मतलब ऊष्म, मतलब सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा, ऊष्मा बहुत हो रही है, सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा, उष्ण कटिबंध में ऐसा होता है तो गर्मी बहुत होती है। कहाँ पे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया होता है वो उष्ण कटिबंध होता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, हमेशा गर्म होता है, उष्ण कटिबंध होता है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये नेक्स्ट पैसेज में क्या बताया गया है पैरा में कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद भी किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य होता है वो सर के ऊपर सीधे कभी नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं ध्रुव की तरफ किरणें। इस वजह से इस प्रकार जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाला जो क्षेत्र है उसका तापमान मध्य रहता है। इनका कहने का मतलब अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई ये एरिया यहाँ का होता है और यहाँ का, वो लैंग्वेज में लिखा है इसलिए ज़्यादा लग रहा है, इन दोनों की ही बात करिए। इसमें सूर्य की रेखा सीधे नहीं होती, तिरछी होती, इसलिए यहाँ गर्मी सर्दी दोनों होती, मौसम सामान्य रहता है। यही दूसरे पैसेज में लिखा है इन्होंने। ओके, मध्यम रहता है। ओके, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन ये है शीत कटिबंध में, यहाँ पे शीत लिखा है, मतलब एज अ वर्ड डिफाइंड सर ठंडा रहता है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध के उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत
ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है ना, ज़्यादा ऊपर नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है ठंड होगी। यहाँ की बात करी जा रही है कि यहाँ पे ठंड बहुत होती है और यहाँ पे ठंड होती है, क्योंकि सूर्य ऊपर ज़्यादा नहीं होता है, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है कि ये देशांतर क्या है, देशांतर रेखाएं क्या हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था अपनी अक्षांश को, अभी हम अक्षांश को डिस्कस करते आए हैं, ये सारे अक्षांश को, मगर प्रॉब्लम आ रही थी फिर भी एक मेन पॉइंट पता लगाने की। जैसे 20 डिग्री बोला, तो 20 डिग्री कहाँ पे अक्षांश में है, देशांतर में कहाँ पे है, मतलब तो इस फिर से नहीं एक दिशा निर्धारित हो पा रही थी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, इसलिए इन देशांतर रेखाओं को बनाया गया, जिससे हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। भाई, नई चीज़ का आविष्कार तो तभी होता है, मान लीजिए इनको देशांतर से भी, मतलब अक्षांश से भी या फिर समानांतर रेखाओं से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, तभी इन्होंने देशांतर रेखाओं का के बारे में सोचा, है ना, तभी हमने देशांतर रेखाओं के बारे में सोचा। अब देखिए, देशांतर रेखाएं हमारी जो होती हैं, ये जितनी है, ये हमारी क्या है, जस्ट अ मिनट, ये जो है हमारी, ये क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं। ओके, अब देखिए इसमें बताया गया है प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे हैं। भाई, दोनों अगर एक ही अक्षांश पे हैं, ठीक है, 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं, दोनों ही क्या हैं, ये मान लो दोनों ही 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं, तो ये स्थिति पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पता करना। ये स्थिति जानने के लिए आप पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव के दक्षिण को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर है। तो अब हमें ये पता होगा कि पता करना होगा, मान लीजिए यहाँ पे है, तो हमें करना होगा कि जो ध्रुव को जोड़ रही है लाइन देशांतर, ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रही, ये इसके उत्तर की पूरब की ओर है, या फिर ये पश्चिम की ओर है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये बता रहे हैं, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जा सकता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया गया है, और ये अर्धवृत्त है, उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, घटती है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती। देखिए, इसको हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर है। अगर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ये, फिर इससे कम हुआ, फिर इससे कम हुआ, फिर ध्रुवों की ओर आए, मतलब पोल्स की तरफ आए, नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ आए, तो बिल्कुल शून्य हो गया, कम हो रहा है, बिल्कुल शून्य हो गया। ओके, ध्रुवों की ओर। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है, नहीं है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, और ध्रुवों की तरफ तो बढ़ रहे हैं तो घट रही है, और ध्रुव पे जाएंगे, एग्जैक्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जाएंगे तो शून्य हो जाएगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, यहाँ पे विषुवत रेखा के पास जो डिफरेंस होता है, जो दूरी होती है देशांतर रेखाओं की, वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि ये प्रमुख यामोत्तर क्या है। अब इसके बारे में हम पढ़ें कि भाई ये प्रमुख यामोत्तर क्या है। तो देखिए, ये जो हमारी ये है, ये हमारी प्रमुख यामोत्तर है, या फिर इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न जस्ट अ मिनट शिवा, सभी देशांतरी यामनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, इन्होंने सोचा कि ग्रीनिच को एक इस्टेब्लिश किया जाए, ग्रीनिच बनाया जाए, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इससे आगे मतलब गुजरात वाली यामोत्तर से इससे पूर्व की ओर गिनती करेंगे तो बढ़ेगा या घटेगा, या पश्चिम की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा, इसलिए यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर बोला गया। 0 डिग्री इसे देशांतर बोला गया। ये वाला जो है ये प्रमुख यामोत्तर है, 0 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक आराम से गणना कर सकते हैं। पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करता है, पूर्वी गोलार्ध और
पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए हम ये पूर्व वाला वर्ड यूज करते हैं, ओके, और पश्चिम के लिए हम ये पश्चिम डॉट वाला वर्ड यूज करते हैं, है ना। लेकिन ये जानना माले कि हमारे लिए क्या होगा, नहीं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। आप एक एग्जांपल दिया है, ये देखिए, असम में धुबरी जो है, धुबरी क्या है, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ओके। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, या बिंदु जो होता है वो धुबरी कहलाता है। अब धुबरी क्या है, धुबरी के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि ग्लोब पर अक्षांश अभी हमने पढ़ा था, ये अक्षांश हो गया, समांतर रेखा और देशांतरी यामोत्तर, ये जो यामोत्तर है, ओके, इनके बीच जो बनी ग्रीडी है, ग्रीडी क्या है, ये जो ग्रीडी क्या है, ग्रीड क्या है, जाल, ये जो जाल बना रहा है ना, अक्षांश मतलब लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस जो है समानांतर, और आपकी ये जो यामोत्तर वाली लाइंस हैं, है ना, ये जो जाल बना रही हैं, इसी को हम ग्रीड बोलते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का आराम से पता लगा सकते हैं। जैसे असम में धुबरी इतने डिग्री उत्तर में है, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूरा देशांतर पर स्थित है। तो अब आप उस बिंदु की स्थिति आराम से पता लगा लेंगे, ठीक है। ग्रीड जाल है। अब ये ग्रीनिच से आगे कौन कितना आगे होगा, कौन कितना पीछे होगा, ये इन्होंने यहाँ पे ग्रीनविच से आगे और पीछे का वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है देशांतर और समय। ये कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। तो देखिए, टाइम निकालने के लिए आपका ग्रीनविच का निर्माण हुआ, तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। आप सभी को पता है, क्योंकि पृथ्वी हम सभी को पता है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और वे स्थान जो हमारे, देखिए ऐसे समझिए, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी, ठीक है। और वे स्थान जो हमारे, मान ली ये हमारी जो है ग्रीनिच है, जो हमारे ग्रीनविच के पूर्व में होंगे, यहाँ पे पूर्व में होंगे, वो क्या होंगे, उनका समय ऑब्वियस है आगे होगा, ओके। और जो हमारे पश्चिम में होंगे उनका समय क्या होगा, हमारे लेट होगा, उनका समय पीछे चल रहा होगा, और इनका समय क्या होगा, आगे चल रहा होगा, ठीक है। ग्रीनिच से आगे इनका समय पूर्व वालों का होगा, और पश्चिम वालों का क्या होगा, ग्रीनिच से पीछे होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है, तो यहाँ पे समय आगे होगा, दिन जल्दी होगा, यहाँ समय आगे होगा, और यहाँ पे बैक साइड है तो इस वजह से यहाँ पे समय पीछे होगा। अब आप इसको मैंने एक बहुत ईजी वे में बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज में दे रखा है, क्योंकि ये तो हमने समझ ही लिया था। अब देखिए, हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में क्या करती है, अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। हमारी जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती, कितने, 24 घंटे में, ठीक है। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो 1 घंटे में कितना होगा, 15 डिग्री घूमेगा, है ना। 24 घंटे में जब इतना घूमता है तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री आप डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो इससे कट करेंगे तो आपका 15 डिग्री आ जाएगा। अब जब 1 घंटे की आपने निकाल ली वैल्यू, 15 डिग्री आ गया, तो 4 मिनट की भी निकाल लेंगे। 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करके आपको पता चल गया कि इतना आपका 15 डिग्री हुआ, ओके। तो फिर 4 मिनट का आपका निकाल लिया, 4 मिनट का 1 डिग्री आपका आ गया। आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, जब ये आपने इससे निकाल लिया है ना, ये आपने वैल्यू इससे निकाल ली, तो आपका ये 15 डिग्री आ गया था, 15 डिग्री की वैल्यू आ गई थी। अब 4 मिनट की निकालनी है तो 1 घंटा है, तो इसे घंटे को आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं, है ना। 60 मिनट में कितना है, 15 डिग्री हो गया। तो अगर आपको 1 डिग्री की निकालनी है तो 60/15 कर दिया, 15 चौको 60, है ना। तो आपका 4 मिनट आ गया, मिनट में अगर आपने निकालना है तो, ओके। ये यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन ये आप निकाल ही लोगे। अब बात ये है कि मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे ये जो इन्होंने ये लिखा है इसको, ठीक है। अब हमें मान लीजिए हमने ये एक ग्लोब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ये ग्रीनिच ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब देखिए, ग्रीन, आप सभी को पता है कि मान लिए यहाँ पे मान लिए क्या, यहाँ पे भारत है अपना, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लैंड है,
ठीक है, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो है 82.5 डिग्री का अंतर है। तो अब इसे हम आराम से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन कितने घंटे आगे कौन कितने घंटे पीछे। तो 82.5 डिग्री है, तो जस्ट मिनट कलर चेंज कर देती हूँ। तो इसी को आप 82.5 है, इसको आप 4 से कर देंगे, क्योंकि 4 अभी हमने निकाला था ना कि 4 मिनट कहाँ से आए, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आपका आएगा अमाउंट, तो करीब 5.5 घंटे का समय निकल कर आ जाएगा। इसी तरह आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। देखिए, मानक समय हम इसलिए मानते हैं कि अगर मानक समय नहीं मानेंगे तो दोनों एरिया में, कुछ एरिया में मतलब टाइम आगे हो जाएगा, कुछ एरिया में उतना ही टाइम पीछे भी हो जाएगा। ओके, तो देखिए उदाहरण के लिए हमने इसीलिए एक मानक समय डिसाइड किया जिसे हम 82.5 डिग्री बोलते हैं। बहुत से देशांतर से होकर गुजरात वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात से द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना घंटा, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक ये है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। देश का मानक समय इसको माना गया, ठीक है। जब इसे मानक समय माना जाएगा तो इस यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मानेंगे। अब भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। पूर्व को मानक यमुनोत्तर माना गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि भारत और इंग्लैंड के बीच का बताया गया है क्रिकेट मैच, अगर यहाँ पे लंदन में 2 बजे हो रहा होगा, ठीक है, तो हमारा भारत क्या है, भारत का समय क्या होगा, वो अभी हमने 5.5 निकाला था ना, वो 82.5 डिग्री उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इंग्लैंड और किसका, भारत का 82.5 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट किया था तो हमारा करीब 5.5 घंटे निकल के आया था। जब 5.5 घंटे निकल गया था तो 5.5 घंटे हमारा पूर्व की ओर भारत है। तो कितना, जब लंदन में 2 बजे होंगे तो इससे 5.5 घंटा आप आगे कर दीजिए तो कितना होगा, शाम का 7:30 बजा होगा। तो शाम का 7:30 बजे का यहाँ का मैच हम लोग इतने टाइम देख रहे होंगे। ओके, ये वाली बात है ना। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच से 5.5 घंटा आगे है क्योंकि पूर्व में है। ओके, यही लिखा है यहाँ पे। लंदन में दोपहर के इतने बजे होंगे तो यहाँ पे इतना बजा होगा। अब अगर हम यही बात कर लेते हैं ग्रीनिच से, मान लो पश्चिम की बात कर देते हैं, कोई पश्चिम की बात कर देते हैं, तो यहाँ पे जितना बजा होगा ना उसके 5.5 घंटे आप लेस करके निकालोगे। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा जो हमने पढ़ा है वो सही है, मतलब कहाँ तक हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है हमारी बीच में उभरी हुई है। ग्लोब में हमने देखा था बीच में उभरी है और दोनों अक्षों पर क्या है, दोनों पोल्स पर चिपटी हुई है। ग्लोब क्या है, ग्लोब हम बोल सकते हैं फोटोकॉपी है, पृथ्वी के एक वास्तविक प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर। पृथ्वी के 3 ताप कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय। इनका अगर बताया जाए तो 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण, आप इस तरह लिख सकते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारी कौन सी होती हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया कि पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती हैं, उत्तरी और दक्षिण। अक्षांश हमारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं, और देशांतर कौन सी होती हैं, पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांटती हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करता है, तो देखिए क्यों प्राप्त इसीलिए करता है क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधे पड़ता है, खड़ा पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में 12, तब लंदन में 12 क्यों बजते हैं, तो देखिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लंदन में 12 क्यों बजते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री को 4 से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आराम से ये निकल आएगा दोनों का डिफरेंस। पिछले भी अभी हमने ऐसे ही कैलकुलेट करा था क्योंकि वो 5.5 घंटा आगे है तो वहाँ पे 12 बजा होगा, तो ये पूर्व में है और 5.5 घंटा जोड़ दिया है ना, तो कितना हो गया, 5:30 बजा है शाम का।
ऐसे ही पीछे भी हमने कैलकुलेट किया था। अब इनको कुछ आंसर कर लेते हैं। प्रमुख यमनोत्तर का मान क्या है, हमने देखा था कि 0 डिग्री है विषुवत रेखा इक्वेटर का, ठीक है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक है, ध्रुवों के नज़दीक है, पोल्स में, ठीक है, हमने पढ़ा था शीत कटिबंध। देशांतर की कुल संख्या क्या 360 है, हमने पढ़ा था 180 इधर से 180 इधर से 360 हो गया। दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है, दक्षिण, भाई दक्षिण है तो दक्षिण गोलार्ध में ही होगा। ग्रिड हमने पढ़ा था कि जो जाल बना रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन हमारी, वही आपकी ये क्या होती हैं, ग्रिड होती हैं, जाल होता है। मकर रेखा आपकी कहाँ स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिण में। भारत का यमनोत्तर क्या है, 82.5 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री यमनोत्तर को प्रमुख यमनोत्तर कहते हैं। देशांतर के बीच की धुरी को ध्रुव कहते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त को उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया, आप अच्छे से समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ओके। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय। एंड प्लीज़, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं जल्दी आपका, जस्ट अ मिनट, जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, फिर PYQ के भी चांसेस रहेंगे। बट आप भी थोड़ा सा मोटिवेशन इतना करिए कि लाइक तो कर दीजिए ना, लाइक तो डिजर्व करती हूँ मैं। बाय एवरीवन।